हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आपको आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 100 ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपको भी मैथ से अगर डर लगता है और मैथ में कुछ नहीं आता है, अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अब बायोलॉजी वाला बच्चा है जिनको मैथ एक्स्ट्रा में रहता है, तो आप चिंता मत कीजिए। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है, आप अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं। तो बस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप यहां पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट यहां पर बताया जाएगा उससे एक भी बाहर का क्वेश्चन अगर 2024 के एग्जाम में मिल जाएगा, फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको जो मन होगा बोलने का बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना है और जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा वो सबको आराम से सीखना है। तो आप जो होंगे ये वीडियो को एकदम रजाई के अंदर वीडियो को देख रहे होंगे रजाई के अंदर से, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कि बहुत ज्यादा ठंडा में वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी मॉर्निंग के 8 बज रहा है। तो देखिए आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या डिस्कस करने वाले हैं वो समझते हैं। तो ये देखिए, ये है सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सेंटअप एग्जाम का जितना क्वेश्चन है ये सब हम बना चुके हैं। तो आप बनाए होंगे, लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चन नहीं बना होगा, चाहे सही से नहीं बनाए होंगे या नहीं सीखे होंगे। बना लिए हैं तो फिर से देखिए वीडियो को और कॉन्सेप्ट समझिए कि जो आप बनाए हैं उस कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, और इसी क्वेश्चन को आप फिर से कीजिएगा तो प्रैक्टिस होगा। नया नया क्वेश्चन करने से आपको एग्जाम के टाइम में कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जो आप पढ़ लिए हैं या जो बना लिए हैं उसी को बार बार आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो अगर आपको कुछ नहीं आता होगा सेंटअप एग्जाम वाला क्वेश्चन में, तो वो सब एक एक करके जितना इसमें ऑब्जेक्टिव है वो सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं ये जो अपने पास सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है। ये देखिए सेट ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सेट ए का ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स का दिया है। तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं वो स्किल आपको सिखाएंगे। पूरा कला सीखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और आपके पास सेट ए है सेंटअप एग्जाम का, तो आप वहां पर देखिएगा। तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने पास, वो देखिए कि ऐसा दिया हुआ है मैट्रिक्स 3 2 -1 0, और यहां गुना में क्या दिया हुआ है, गुना में देखिए 2 0 0 2। अब आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। अगर आपको नहीं आता है तो घबराना नहीं है, वो तो हम बताएंगे ही। आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो हम यहां पर ऑप्शन लिख दे रहे हैं 6 4 -2 0, और ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी आपके पास कुछ ऐसा है 6 0 0 2। अब एक और है सी। अब सी में देखते हैं क्या है। तो -5 2 -1 2। अब डी ऑप्शन देखिए, आप बनाइए और बताइए कि कौन सा आंसर आपका सही है। 6 0 -2 0। तो अब आप लोग पहले खुद से इसको ट्राई कीजिए, या जिनका बन गया है वो कमेंट बॉक्स में अभी इसका आंसर बताइए। अब जिनको बनाने आता है वो आसानी से बना लिए होंगे, इसको इससे गुना करके और जो आंसर आया होगा टिक कर दिए होंगे। लेकिन इसको बनाने का हम एक शॉर्ट तरीका समझते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं जल्दी से एग्जाम में। तो यहां पर देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये भैया अपना चचेरा भाई दिख रहा है जो पिछला जन्म में बिछड़ गया था। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं दिख रहा होगा। तो अब यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसा लिखा हुआ है 2 0 0 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बिना गुना किए हुए हम बनाएंगे। आप क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो इसमें गुना नहीं करना पड़े, डायरेक्ट हम कैसे आंसर बता सकते हैं उसमें ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 2 सब में है, तो हम 2 को अगर हम बाहर ऐसे निकाल लें तो किसी बच्चा को कोई बुराई कोई समस्या नहीं होगा।
यहां से 2 बाहर आएगा तो यहां पर बच जाएगा 1 0 0 1। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? क्या अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो हाँ, आपको भी लग रहा होगा कि ये सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर देख लीजिए कि कोई नंबर यहां पर आ सकता है, तो हमको इस तरह से अलग करना आना चाहिए। तो ये जो अब पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा बन गया वो समझिए। तो अपना क्वेश्चन अब ऐसा बन गया कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 -1 0 गुना में, अब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुने और ये 1 0 0 1। अब एक चीज आपको ध्यान होगा, या नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिए इसको, नहीं पता है तो यहां पर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स होगा, यहां पर ज्ञान लिख लीजिए कि ज्ञान है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में इस तरह का ज्ञान आपको मिलेगा जो भी जरूरत होगा और उसको जल्दी से बनाने के लिए। तो ज्ञान याद रखिएगा कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई मैट्रिक्स ए है और उसको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम गुना करते हैं तो इसका आंसर सेम आता है, ए मैट्रिक्स के बराबर आता है। ठीक है भैया, कोई बुराई नहीं है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऐसे लिख दे कि यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुने ए मैट्रिक्स, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको यह समझना है कि आई का मतलब 1, अब 1 में किसी से गुना कीजिए तो आंसर 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1, यूनिट मतलब क्या होता है 1। तो यहां पर देखिए 1 में इससे गुना होगा तो यही होगा, 1 में इससे गुना होगा तो यही होगा। तो अब इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि हम पहले इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा ये वाला। तो हम इसको यही लिख देते हैं, यानी कि 3 2 -1 और 0। अब देखिए गुना में क्या है, 2 है तो 2। पहले हम क्या किए, इन दोनों को गुना किए तो ये आ गया, ये 2 जैसे था वही से। अब किसी भी बाहर कोई भी रहता है नंबर, किसी नंबर को हमको अंदर गुना करना आता है कि नहीं आता है? आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब में गुना कर देंगे 2 से और जो आंसर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और -2 और 0। अब देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन बनाने आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें समझ रहे हैं कि इसको कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा टाइम लग गया समझाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में जब आ गया तो आप खुद से डायरेक्ट कर पाएंगे। यहां देख जाएगा कि इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ ये डायगोनल में एलिमेंट होता है लिखा हुआ। तो यहाँ पर डायगोनल में जो एलिमेंट था, देखते ही हमको पता चल गया कि यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दिए 2 तो 2 में इसे डायरेक्ट गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जब आपको एक बार सीख जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। और इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसा लिखा रहेगा तो ये पूछ लेगा। तो ये आपको ध्यान रखने का जरूरत है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है अपने पास वो है इंटीग्रेशन का। तो हम देखते हैं और कैसे उसको बनाते हैं वो समझिए। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको मिटा देते हैं और आप लोग खुद से कॉपी में बनाते जाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले खुद से बनाइएगा, जब नहीं बनेगा तब इसका बोर्ड पर सॉल्यूशन दिखेगा कि सर कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं -π/2 और अपर लिमिट π/2 है और इंटीग्रेशन करना है आपको cot x dx का, ठीक है। अब इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन ए में दिया है 0 और ऑप्शन बी इसका दिया हुआ है 1 और ऑप्शन सी इसका दिया हुआ है 2 और ऑप्शन डी में आपके पास दिया हुआ है 3। अब ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आता है वो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, ठीक है।
अब हम समझते हैं कि इसको जब एग्जाम में आएगा तो कैसे हमको सोचना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख के मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, cot x का इंटीग्रेशन लिखेंगे और फिर उसमें लिमिट पुट करना शुरू कर देंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ध्यान दीजिए, इसको हम बिना इंटीग्रेशन किए हुए भी बना सकते हैं। तो देखिए आप लिमिट पुट करके भी बनाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर है कि इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए जब कभी भी ऐसा आपको लिमिट दिखेगा जिसमें जो लिमिट नीचे है सेम लिमिट ऊपर है, ध्यान दीजिए कुछ भी लिमिट हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो यहां माइनस में है सेम यहां प्लस में होना चाहिए, बस बात खत्म। इतना है, और अंदर में अगर ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ऑड फंक्शन के बारे में जानकारी है कि ऑड फंक्शन क्या होता है, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि अगर किसी फंक्शन में x के जगह आप -x रखेंगे और माइनस अगर बाहर आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है, ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है भैया। अब देखिए कि ऑड फंक्शन के बारे में हम ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है ऑड इवेंट का, तो वहां पर ऑड इवेंट का फिर से दोबारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देंगे। अभी हम ऑड का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस डायरेक्ट देखिए, ध्यान से जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। जब भी ऑब्जेक्टिव में आपको इस प्रकार का लिमिट दिखेगा तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको डायरेक्ट 0 टिक कर देना है। क्या टिक कर देना है, 0। इस कॉन्सेप्ट से देखिए ये हमेशा ऑड फंक्शन ही रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा। हम देखिए ऑब्जेक्टिव में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, यहां पर हम गलत बोल दिए कि हमेशा ऑड फंक्शन रहेगा, ये जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा आपके पास, अगर आपको ऑड चेक करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट 0 टिक कर दीजिएगा, काहे कि मैक्सिमम क्वेश्चन का 0 ही आंसर आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑड फंक्शन ही रहता है। लेकिन हमेशा ऑड फंक्शन हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन वाला भाई कुछ भी बना सकता है। तो यहां पर आप याद रखिए cot x तो यहां पर क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का आंसर 0 ही रहेगा जब इस प्रकार का लिमिट रहेगा, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आगे भी बहुत मिलेगा, तो वहां पर फिर से आपको समझा देंगे, डायरेक्ट आंसर आपको बताना हो वहां पर, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन अपने पास दिया है, इंटीग्रेशन साइन के पावर 10 थीटा गुना में कोसेक के पावर 9 थीटा और डी थीटा। अब हम पहले इसका ऑप्शन लिखते हैं और आप तब तक बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। तो यहां देखिए कि ऑप्शन ए आपके पास है थीटा प्लस सी, और ऑप्शन बी अपने पास है सी प्लस कोस थीटा, ठीक है भैया। और ऑप्शन सी में दिया है सी माइनस कोस थीटा, ठीक है। और ऑप्शन डी देखिए क्या दिया है, साइन थीटा प्लस सी। तो आप लोग बताइए कि आपका क्या आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन जितना भारी लग रहा है देखने में उतना है नहीं। सबसे पहले क्या करना होता है इस तरह का क्वेश्चन में, जब कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। और मैक्सिमम लोग इसका सिंपलीफाई कर लिए होंगे आसानी से। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा भैया, ठीक है। अब आगे देखिए कि इसको हम जैसे इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन के पावर 10 थीटा, ठीक है भैया, गुना में कोसेक के पावर 9 थीटा है। तो आप ये सबको पता होगा कि यहां पर COSEC कोसेक थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ये फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो हम इसके जगह पर कोसेक के पावर 9 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1/sin के पावर 9 थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया। अब यहां पर दिमाग लगाइए
और बताइए कि भैया इसने इसको मार दिया तो क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब यहाँ पर डी थीटा भी लिख देते हैं। अब देखिए कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। बस कितना आसान हो गया भैया। अब बताइए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कोस थीटा अब प्लस के। तो माइनस कोस थीटा प्लस कांस्टेंट किस क्वेश्चन में है, तो माइनस कोस थीटा देखिए इसी में है। तो माइनस कोस थीटा और यहाँ पर के लिखे हैं तो के की जगह सी लिख देता है कई बार, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, के माइनस कोस थीटा। तो अब इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको मेन ये देखना है कि ये जो है ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने पास दिया है, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से इसका फॉर्मूला याद कीजिएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ये है, यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा गुना में सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा गुना में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि ये क्वेश्चन देख के कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, और आपको लग रहा होगा कि सर बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, अरे भैया बहुत डर लग रहा है। तो आप क्या कीजिए, हम ऑप्शन लिख रहे हैं, तब तक आप खुद से इसको बना के देखिए कि आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो -2 साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस के। आज जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुकिए हम बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। 2 tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस के। तो क्वेश्चन जिस समय हम ऑप्शन लिखते हैं उतना देर में आपको ये क्वेश्चन को पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। हमको कैसे आसान लगा ये क्वेश्चन देख के, देखिए क्वेश्चन देख के सबसे पहले हम क्या सोचेंगे वो समझिए कि यहां पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको याद होगा। सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? यस सर होता है। कौन फॉर्मूला होता है बताइए। आप क्लास 10th में ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलो 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 भाई, 1 होता है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये फॉर्मूला हमको इसको देख के याद आ गया। यहां देखिए कि अब कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहां दोनों जगह साइन थीटा लिखा हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो क्या हम यहां से साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम साइन थीटा को क्या किए, कॉमन ले लिए। अब कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कहानी तो यहां पर शुरू हो चुका है। क्या इसका वैल्यू हमको आता है कि नहीं आता है? आता है सर। क्या होता है बताइए, साइन थीटा गुने इसका वैल्यू होता है सर 1। क्या होता है 1, तो यहां पर 1 लिख दीजिए। अब बताइए कि साइन थीटा में अगर 1 से गुना करेंगे तो भैया 1 तो अपना दोस्त है, 1 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे दोस्त का बात सुन के हम इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही इसको भी इग्नोर कर देता है, तो सेम हो जाएगा। तो साइन थीटा डी थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी बताए थे 3 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में यही यूज हुआ था। क्या था, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस के, माइनस कॉस थीटा प्लस के। तो माइनस कॉस थीटा प्लस के ऑप्शन ए में हो जाएगा, ये सही है। अच्छा क्वेश्चन 4 छोड़ दिए हैं क्या, ऐसा हमको लग रहा है। क्वेश्चन 4, अच्छा देखिए उल्टा पुल्टा हो गया था।
हम क्या किए, एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन था 2 नंबर में, उस क्वेश्चन को छोड़ दिए। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 में उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर 6 नंबर क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे क्या है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबरिंग से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबरिंग क्या है, बस वो तो ऐसे ही है। देखिए अब हम डायरेक्ट 5 लिख दिए थे, तो हम पहले यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब 4 में देखिए कि क्या है, और इसमें भी अच्छा आप गुना करना सीखेंगे। देखिए 1 2 3 4 ऐसा एक मैट्रिक्स बना हुआ है, और इधर गुना करना है, और ये किसमें गुना करना है वो समझिए। तो यहाँ पर 1 और 1 2 लिखा हुआ है। तो अब इसको आप बताइए, पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं, और आप लोग बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। आप पहले इसको खुद से कीजिए। तो 1 2 6 8 कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा। और बी ऑप्शन यहां पर हम लिख देते हैं 3 और 14, ठीक है भैया। और सी ऑप्शन अपने पास दिया है 5 और 11। इसको बटा का चिन्ह यहां पर नहीं देना है, ये 5 और नीचे 11 है। और ऑप्शन डी यहां पर दिख रहा होगा शायद, यहां पर चेक कर लेते हैं, 5 और यहां पर है 11, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छा से दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे गुना करते हैं। तो जिनको गुना करने आता है वो आराम से गुना करके आंसर बताइए, और जिनको गुना करने में थोड़ा दिक्कत होता है, और गुना इसमें करना ही पड़ेगा गुना। 1 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें डायरेक्ट कर लिए थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं होने वाला है। तो कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो हमको क्या करना होगा कि इसमें पहले देखते हैं कि इसका गुना पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप यहां पर देखिए, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर देखना होगा, तो गुना तो पॉसिबल होगा तभी आंसर है। अब हम आगे समझते हैं कि इसका ऑर्डर पहले बताइए कितना है। तो इसमें 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया कितना, 2 बाई 2 का। अरे आया नहीं आया। अब इसमें देखिए, इसमें 1 रो 2 रो, तो 2 गो रो, पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम, तो 1 कॉलम। अब आप ये बताइए कि इसमें गुना करने का क्या कंडीशन होता है। तो देखिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों बराबर है, मतलब गुना कर सकते हैं। अब गुना करने के बाद इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा 2 बाई 2 का, या 2 बाई 1 का, 2 बाई 1 का, या 1 बाई 2 का। ये हमको बिना गुना किए हुए भी पता कर सकते हैं। देखिए यहां पर देखिएगा आप जरा ध्यान से कि ये जो मैट्रिक्स है, पहले ये 2 है और फिर 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 बाई 1 का, मतलब 2 गो रो, 2 रो और कॉलम कितना, 1। तो 2 रो और कॉलम 1 कौन ऑप्शन में है, 2 रो मतलब 1, 2 रो 1 कॉलम। तो बी और सी में से कोई आंसर होगा। तो ए और डी तो पहले ही कट गया, मतलब आंसर जो अपना आएगा इस तरह का मैट्रिक्स आएगा, ये तो पहले हमको पता चल गया। डायरेक्ट बिना गुना किए हुए आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो गुना करने के बाद मैट्रिक्स आएगा किस टाइप का आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत कर दिए। अच्छा, इस तरह से कई बार डायरेक्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा बिना गुना किए हुए, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि गुना करने के बाद ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर है। तो गुना करने का तरीका याद रखिएगा, यहां पर सीख लीजिए, नहीं आता है तो 1 2 3 4। गुना हमको किससे करना है भैया, तो 1 और 2। अब जिनको गुना करने नहीं आता है, बायोलॉजी वाला छात्र है या जिनको मैथ समझ में नहीं आता है कुछ, यहां पर ध्यान दीजिए, आपको अभी समझ आ जाएगा। तो हमको क्या करना होता है, इसको इससे गुना करना होता है। क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम से गुना करते हैं। अब गुना कीजिए तो देखिए क्या आंसर आता है। तो हमको पहले इसको इसके साथ गुना करना है, तो 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 आ जाएगा। अब प्लस अब 2 में 2 से गुना करना, 1 में 1 से गुना किए तो 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, कोई बुराई नहीं है। अब जैसे हम इसको इसके साथ गुना किए थे, सेम प्रकार से अब आपको इसको फिर से इससे गुना करना है, मतलब इसको इससे गुना करना है।
तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। तो आंसर देखिए कि 8 और 3 11, तो यहां पर आ गया 5 और नीचे 11। तो 5 और 11 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किस तरह से हम बिना गुना के हुए डायरेक्ट इसका ऑर्डर पता करते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए 2 रो और 1 कॉलम, यही आया था ना, 2 रो 1 कॉलम। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना होता है। तो आप क्या कीजिए, इसको समझिए और लिखिए कॉपी में, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, अब हम एक बार में ये 3 क्वेश्चन लिख चुके हैं, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सीख पाएं और कॉन्सेप्ट को सीख पाएं कि किस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो इंटीग्रेशन चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। तो हम पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज दिख रहा है। तो जब भी इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज दिखता है तो हमको याद रखना है कि हम दुनिया में आए हैं अलग अलग करने। भैया सबको अलग कर देते हैं, हम हमेशा क्या रहते हैं, सिंगल रहते हैं। तो इसको भी ये दोनों साथ में है ना भैया, जुड़ल है। तो हमको क्या करना है, दुनिया में कहाँ आए हैं, अलग अलग करने, अलग अलग कर देते हैं दोनों को। दुनिया में ही हम आए हैं अलग अलग करने। तो भैया याद रखिएगा अलग अलग करते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं -3 sin x। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। इसको हम अलग कर दिए। अब प्लस, अब इसको भी अलग कर देते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, 4 cos x और dx। अब देखिए कि जब अलग अलग करने के बाद जब साथ में कोई रहता है ना, तो साथ वाला को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। साथ वाला को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 4 को बाहर निकाल दीजिए। तो हम इसको बाहर निकाल देंगे तो यहां पर बच जाएगा -3 sin x। ठीक है सर, प्लस अब इसमें से 4 को हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर अपने पास क्या बच जाएगा, cos x dx। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हम इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो देखिए -3 sin x का इंटीग्रेशन अभी बताए थे कि -cos x होता है। याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में जिसका आंसर में सी आता है, इंटीग्रेशन में जिसका आंसर में सी से शुरू होता है, जिसका आंसर सी से शुरू होता है उसमें माइनस लग जाता है। तो सी से शुरू है आंसर तो माइनस आ जाएगा। सिंपल याद रखने का यही तरीका है। अब देखिए 4 और sin cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x। अब इसमें c है क्या, नहीं है, तो यहां पर प्लस होगा, आप प्लस के। अगर यहां क्वेश्चन का आंसर c से शुरू रहता है तो माइनस लग जाता है। इंटीग्रेशन के हर फॉर्मूला में ये लागू होगा। ठीक है, अब देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस ने माइनस को खा गया। ठीक है भैया, प्लस 4 sin x, अब प्लस के। तो अब मैच कीजिए कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो 3 cos x, 3 cos x है भैया, तो 3 cos x प्लस 4 sin x, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे इसको कैसे बनाना है। अब आप इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम समझाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो यहां पर देखिए, इस प्रकार से मतलब यहां पर यह है कि जो नीचे में लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है x³ + 5। अब बताइए कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जरा। बिल्कुल दिख रहा होगा कि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 5 का 0। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा कि जो यहां पर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, लॉग के अंदर जो नीचे है वही। तो लॉग के अंदर नीचे ये है और 1/2 जो है ये। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में हम समझ गए कि इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहां पर होगा, तब ऐसा करते हैं। लॉग और लॉग के अंदर नीचे वाला लिखते हैं और 1/2 जैसे वैसे। अब हर बार ये सही हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। कई बार यहां पर जो है उसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहां नहीं रहता है, तो वहां पर यहां गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। तो हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है।
तो जब इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी यहाँ पर दिखेगा तो हमको क्या करना है, इसको t मान लेना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 1/2 गुने 3x²। अब मैक्सिमम बच्चा को इसमें यही दिक्कत होता है कि t किसको मानना है। तो जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो नीचे वाला को t मान लेना है। जब किसी क्वेश्चन को देख के ऊपर और नीचे दुगो रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो सीधा क्या कीजिए, नीचे वाला को t मान लीजिए। t मानने के बाद क्या करते हैं, देखिए तो हमको क्या करना है, x³ + 5 को t मान लेना है। t मानने के बाद हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² प्लस, अब 5 कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, और इस पूरा के गुना में आएगा dx और t का करेंगे तो dt। तो इस तरह डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको आता होगा। तो इसका यहां देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 3x² में 0 जोड़ेंगे 3x² dx बराबर dt। अब इसका मतलब ये हुआ 1/2। अब जो यहां पर आया ना उसको क्वेश्चन में पुट कीजिए। तो 3x² dx का वैल्यू क्या गया, इसके जगह पर देखिए ध्यान से इसके जगह पर 3x² dx दिया, पर dt लिख सकते हैं क्या, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए dt, और नीचे इसको क्या माने थे, इसी को तो t माने थे ना सर, x³ + 5 को t माने थे, तो भैया इसका नाम रख दो, यहाँ पर t रख देते हैं। तो अब देखिए ये इस क्वेश्चन आसान हो गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/t का log t कोई बुराई नहीं है, तो हम यहां पर लिख देते हैं log mod t। अब बताइए कि जो यहां पर हम नाम रखे थे t इसको बोले थे, तो t के जगह पर फिर से ये वैल्यू रख देंगे। तो लास्ट में t का वैल्यू रखना नहीं भूलना है। तो हम यहां पर t रखेंगे तो 1/2 गुने log, t के वैल्यू कितना है, x³ + 5, तो यहां पर लिख दीजिए mod x³ + 5 अब प्लस की। शायद आप ये देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा शायद, चेक कर लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और जैसे ये क्वेश्चन को बनाए हैं सेम प्रकार से इसको भी बनाना है, और ध्यान से समझिए कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन देख के आपको काफी ज्यादा डर लग रहा होगा और समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो ध्यान दीजिए कि जो नीचे रहता उसको t मानना होता, अभी बताए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन में जब कुछ समझ नहीं आएगा और ऊपर नीचे दो चीज देल रहेगा तो हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाला को t मान लेते हैं। तो हम कुछ नहीं समझ आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला को t मान लेते हैं। तो नीचे वाला को t मानिए, तो यहां पर लिख देते हैं sin x - cos x बराबर t, कोई बुराई नहीं है। अब t मानने के बाद क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। क्या होता है, माइनस sin x, और इस पूरा के बाहर dx, इसका डिफरेंशिएशन dt। बस इतना ही काम करना है। अच्छा, यहां पर हम एक चीज आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपसे पूछेगा cos x तो यहां पर आंसर होता है माइनस sin x, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x बताओ, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो कई बार क्या होता है कि माइनस में ही हमको समस्या हो जाता है कि किसका क्या आंसर होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम याद करने का एक तरीका बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में सी आएगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन का आंसर जो आया, इंटीग्रेशन पहले कि sin x का cos x। अब देखिए cos x में c से शुरू है, तो जब c से आंसर शुरू होता है, आंसर c से शुरू होगा तो माइनस आएगा, आंसर में c आएगा तो माइनस बाहर लग जाएगा। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन c से शुरू है तो आंसर में माइनस, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन c से शुरू है तो आंसर में माइनस, और ये हर क्वेश्चन में ये रूल फॉलो होगा। आप जितना क्वेश्चन फॉर्मूला है वो सब में अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो इसको खास ध्यान रखना है, हम इसको मिटाते हैं। मैक्सिमम लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है।
और आपको भी कंफ्यूजन रहता था तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक क्यों नहीं करते हैं भैया, लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं और चल जाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको और भी देखने को मिलेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो cos x का जैसे था वैसे लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस साइन x और dx बराबर dt। अब देखिए कि जो यहां पर आया था इसी के यही ऊपर दिया हुआ है क्या, तो हमेशा यही होगा लगभग क्वेश्चन में कि जो नीचे वाला को t मानिएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, भारी है क्या क्वेश्चन, नहीं है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऊपर में इसके जगह पर dt लिखा जाएगा, cos x प्लस साइन x dx का वैल्यू क्या गया, dt। तो यहां पर dt लिख दीजिए और नीचे इसको t माने थे तो t। अब बताइए कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। अरे हाँ ना बोल भाई। अब t के जगह पर t का वैल्यू पुट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर, तो पुट कर दीजिए सर। क्या हो जाएगा सर, बताइए सर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए थोड़ा। तो यहां पर आंसर होगा log mod, t किसको माने थे, तो यहां पर माने थे भैया sin x माइनस cos x को t माने थे, तो इसके जगह पर t रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैच कीजिए तो आपका ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। तो आपको अगर समझने में कोई दिक्कत है और इस तरह को क्वेश्चन के करने में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको फिर से रिप्लाई मिल जाएगा अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज आपको समझाते हुए चल रहे हैं जहां पर बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगला जो क्वेश्चन है काफी आसान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इस सबको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9 और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीडियो जितना लंबा हो होने दीजिए। लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, एक बार आपको सीखने में टाइम लग जाएगा, जब उसको आप फिर से खुद से बनाएंगे ये सारे क्वेश्चन को तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और 2024 के एग्जाम में आप 100% छाप के आ जाएंगे। तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक ज्ञान याद रखना होगा कि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। तो यहां पर देखिए 1/dx और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है। और इसका आंसर क्या होता है याद रखिएगा, तो इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x बटा में a। तो ये फॉर्मूला है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x बटा a, ऐसा होता है। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला चैनल पर अपलोड होगा, शॉर्ट्स में आप जाके देखेगा, वहां पर आपको सारा फॉर्मूला एक एक करके मिल जाएगा। नहीं आता है तो वहां से आप देख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला पर इसको हम कैसे बनाएंगे वो समझिए। तो बताइए कि हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1/dx x स्क्वायर प्लस, अब 16 के जगह पर 4 का स्क्वायर लिखने में किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं है। अब नहीं है तो यहां देखिए a स्क्वायर था, यहां पर a लिखा हुआ है, यहां a स्क्वायर था, यहां पर a लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यही लोग मैक्सिमम गलती करता है कि यहां पर a स्क्वायर है तो यहां पर भी a स्क्वायर ही समझ लेगा। तो यहां पर a लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम यहां पर 1/4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर नहीं, सिर्फ 4 लिखना है। 1/4 ये 4 tan इनवर्स x बटा में a की जगह कितना 4, तो जो यहां पर रहता है वही सेम यहां पर रहता है। ठीक है, और यहां पर 4 का स्क्वायर नहीं लिखना है, याद रखिएगा। और ऑप्शन देखिए इस प्रकार से बना के दिया हुआ है कि लोग ये भी टिक कर लेगा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला देखिए a स्क्वायर है तो यहाँ पर a है दोनों जगह। ठीक है, क्या है, दोनों जगह a है। a का मतलब 16 था तो 16 की जगह पर 4 का स्क्वायर लिखिए, मतलब a का वैल्यू 4। तो ऑप्शन सी अपना सही हो गया। तो ये मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, तो आपको इससे बच के रहना है और ये गलती एग्जाम में बिल्कुल भी
नहीं करना है। तो आप लोग बताइए कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये सही हुआ कि गलत हुआ कि क्या हुआ, ठीक है, और आप ये सीख पाए कि नहीं सीख पाए। तो अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये काफी आसान क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लगभग 3 से 4 पूछा जाता है। यहां पर हम 10 नंबर कर देते हैं जिससे सही रहेगा 10 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन ये है, इस प्रकार का इसका कॉन्सेप्ट हम पहले बताए हैं, -1 से 1 अलॉग, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 4 + x बटा में 4 - x और dx। अब इसका आंसर क्वेश्चन पहले बताइए क्या होगा, अभी बताइए। हम ऑप्शन यहां लिख रहे हैं, इसका ऑप्शन डायरेक्ट क्या टिक करना है हम आपको पहले बता चुके हैं। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ए बी सी में क्या दिया हुआ है 2 log 5, और डी में क्या दिया हुआ है 3 log 3। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे ही नहीं, आपको हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जाके देखिएगा या 2 नंबर में हम आपको बताए थे कि जब यहां पर जो लिमिट है सेम लिमिट यहां पर रहता है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होता है, यहां पर ऑड फंक्शन होता है। मैक्सिमम क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑड फंक्शन ही रहता है, तो इसका आंसर क्या होता है 0। तो इस तरह का लिमिट रहेगा, कैसा लिमिट, -a से a लिमिट रहेगा, और अंदर क्या होना चाहिए, ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जब आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे मिलेगा तो आपको अगर ऑड फंक्शन चेक करना आता है तो ऑड फंक्शन पहले पता कीजिए कि ऑड फंक्शन होता है, और जब इसको ऑड फंक्शन आप चेक करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले x की जगह -6 पुट करके करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आया। तो लॉग में जब ऐसा क्वेश्चन रहता है जो ऊपर है सेम चीज नीचे है, खाली अंतर है प्लस माइनस का, तो ये ऑड फंक्शन ही होगा। इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए तो कोई समस्या नहीं है, चेक कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पिछला वीडियो जब हम बनाए थे तो उसमें चेक करके भी बताए थे, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका लिंक आपको कमेंट में ही दे देंगे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ऑड फंक्शन है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव में आएगा और ऐसा लिमिट दिखेगा जो यहां पर है सेम यहां पर, तो आंसर डायरेक्ट क्या टिक कर देना है 0, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बना के देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन है 2 और 0 से 2 और यहां पर x² dx। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से सीखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है लिमिट वाला तो हमको क्या करना है कि पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये 2 बाहर जैसे है वैसे छोड़ देते हैं, इसका अब ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या ही करेगा भाई। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 जैसे है वैसे लिखा जाएगा, और गुना में अब x² का इंटीग्रेशन देखिए, तो x² का इंटीग्रेशन x⁻3/3, और लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि डब्बा इस तरह से घेरते हैं, और लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ 0, अपर लिमिट 2 है तो 2। अब यहाँ लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करना है, लिमिट पुट करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को हम पहले क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बच गया x⁻3 और लिमिट 0 से 2। याद रखिएगा कि ये जो लिमिट है ये किसका लिमिट है, x का है, तो सिर्फ x में पुट करेंगे। तो पुट कर दीजिए x में, तो क्या आ जाएगा 2/3 गुने, अब x के जगह 2 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 2⁻3 माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0⁻3। तो अब बताइए क्या होगा 2/3 गुने 2⁻3 कितना होता है 8 माइनस 0, तो इसका आंसर 8 में से 0 जाएगा तो 8, तो 8 दूना 16/3, तो 16/3 इसका आंसर हो जाएगा। और आपके पास अगर ये होगा इस मॉडल पेपर तो इसका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, आप वहां से सी नंबर देख लीजिएगा है कि नहीं है।
अब हम इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है अपने पास 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम यहां लिख देते हैं, और 12, 13 एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां देखिए -1 से 1 और साइन क्यूब x गुने में आ गया cos के पावर 9x dx। ठीक है भैया, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि आपको बताए थे कि जब कभी इस प्रकार का लिमिट दिखेगा जिसमें जो नीचे है सेम ऊपर है, तो ये तो अगर माइनस रख के पुट करेंगे तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि ऑड फंक्शन है। क्या है, क्या कि पावर क्या है यहाँ पर ऑड है, और cos के पावर ऑड रहे चाहे इवन रहे, हमेशा इवन फंक्शन रहता है। तो ये पूरा जो है ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर आपको चेक करने नहीं आता, चाहे आता भी है ना, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट जीरो आंसर टिक कर देना है। कैसा क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव में आंख बंद करके जब ऐसा लिमिट वाला क्वेश्चन आएगा तो जीरो टिक कर देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो चेक करके बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो सेम प्रकार का क्वेश्चन देखिए, एक साल में मतलब एक पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जीरो आंसर वाला। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 13 नंबर जो अपने पास क्वेश्चन है, -1 से 1 और x के पावर 11 गुने cos के पावर 6x dx। अब देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे ही नहीं, बताइए काहे नहीं बनाएंगे। अभी हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 नंबर क्वेश्चन में। अभी इसको हम बनाने का कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका डायरेक्ट हम क्या टिक करेंगे, -1 से 1, और ये ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, ये भी ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो आंसर 0। अब ये ऑड फंक्शन हम चेक नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट भी हमको दिख रहा है कि x के पावर 11 है, 11 मतलब माइनस रखेंगे तो यहाँ पर -12 आ जाएगा, क्या है कि पावर ऑड है। और cos के पावर में 6 रहे चाहे 9 रहे, ऑड पावर रहे चाहे इवन पावर रहे, हमेशा इवन फंक्शन ही रहता है। तो इसीलिए पूरा ओवरऑल क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमको क्या करना है, बिना चेक किए आंसर 0 कर देना है। आता है चेक करने तो चेक भी कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम आगे अब क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस पूरे का सॉल्यूशन एक एक करके बताया जाए तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइव क्लास लेना होगा। ऐसे रिकॉर्डिंग में इतना करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत लगता है। तो आपको क्या करना है कि अगर ये सब का पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं या किसी भी चीज का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आपको पूरा सॉल्यूशन लाइव क्लास में 6 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, जितना टाइम लगेगा पूरा टाइम लगा के इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सब क्वेश्चन का जो इसमें है और क्वेश्चन बैंक का इस तरह से हैंड रिटन सॉल्यूशन देखिए कि सब क्वेश्चन को एक एक करके बना के यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऑड फंक्शन देखिए, अभी बताया था कि ऑड फंक्शन रहता है तो डायरेक्ट क्लिक कर देना 0। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि ऑड फंक्शन है, तो उसको ऑड फंक्शन कैसे है वो चेक करके तब आंसर लिखा गया है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो वो सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है। तो अगर आप ये सब को लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है वो सब का सॉल्यूशन 2009 से लेके 2023 तक, अब प्लस सेंटअप एग्जाम वाला, किसका, सेंटअप एग्जाम वाला, प्लस मॉडल पेपर, क्या मॉडल पेपर सरकारी वाला जो आया है वो सब में अगर कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या कीजिए कि इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 97 98 81 16 71, और ये सब का हैंड रिटन एकदम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला या 5 नंबर वाला, जितना क्वेश्चन आया 2009 से 2023 में वो सब का ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है
कि ऑब्जेक्टिव का आंसर डायरेक्ट लिख देगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। कई बार क्या होता है कि हमसे नहीं बनता है, फिर हम यूट्यूब पर देख के अपना टाइम बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। कुछ 1-2 आंसर के लिए हम क्या करते हैं, पूरा वीडियो फिर देखने लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वहां से हम पीडीएफ देखेंगे और पीडीएफ में सर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट इस पर मैसेज करना है और कुछ आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, कुछ पैसा आपको लगेगा। इतना कम पैसा लगेगा जितना आप यहाँ पर सोच नहीं सकते हैं। आप देखिए कि बहुत सारा आपको पीडीएफ मिलेगा और बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा। तो आप ये लेना चाहते हैं तो आप जरूर से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं भी लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये क्वेश्चन बैंक को जरूर कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बैंक आप सही से कर लेते हैं और मैथ आप पढ़े हुए हैं टोटल, तो आपको 100 में 100 लाने से कोई माई का लाल बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। आप चाहते हैं तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लाना, तो वो भी हम ला सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा कि इसके बाद किस टॉपिक का आप वीडियो चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।